Today we will discuss a case बैंक ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर प्रसाद। ये केस इंडेमनिटी और गारंटी के पोर्शन से लिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सो देर आर द टू साइटेशंस ऑफ दिस केस। फर्स्ट इज 1969 AIR 297, सेकेंड इज 1969 SCR 1620। सो साइटेशंस होते क्या हैं? साइटेशंस इन केसेस की लोकेशन होते हैं। जो भी एक ईयर के सारे केसेस होते हैं वो कुछ रिकॉर्डर्स हैं जो उनको एक साथ पब्लिश करते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द केस। AIR स्टैंड फॉर ऑल इंडिया रिकॉर्डर। सो ये जो हमारा केस है बैंक ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर प्रसाद, ये ऑल इंडिया रिकॉर्डर के 1969 के पब्लिशन के पेज नंबर 297 पे मेंशन्ड है। Now the second citation is 1969 SCR 1620। So ये भी SCR स्टैंड फॉर सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्डर। ये जो हमारा केस है सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्डर के 1969 ईयर वाले एडिशन के वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 620 पे मेंशन्ड है। वॉल्यूम्स तब होते हैं जब कई बार बहुत सारे केसेस हो जाते हैं जिनको एक एडिशन में पब्लिश करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए कई सारे वॉल्यूम्स इन रिकॉर्डर्स के पब्लिश किए जाते हैं। इस केस में हमारी जो पिटिशनर पार्टी है बैंक ऑफ बिहार है और रिस्पोंडेंट पार्टी दामोदर प्रसाद एंड अदर्स। डेट ऑफ द जजमेंट इज 8 अगस्त 1968। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द फैक्ट ऑफ द केस। बैंक ऑफ बिहार lent money to defendant number 1 दामोदर प्रसाद on the guarantee of defendant number 2 पारसनाथ सिन्हा। यहाँ पे हमारा बैंक ऑफ बिहार क्रेडिटर होता है जो एक लोन इशू करता है डिफेंडेंट 1 दामोदर प्रसाद के नाम पे और ऑन द गारंटी ऑफ द डिफेंडेंट नंबर 2 पारसनाथ सिन्हा। सो इसमें बैंक ऑफ बिहार इज क्रेडिटर, दामोदर प्रसाद इज प्रिंसिपल डेटर and Parasnath Sinha is surety. Total loan amount of Damodar Prasad was 11,723.56 rupees principal and 2,769.37 rupees interest। जो लोन अमाउंट होता है दामोदर प्रसाद के नाम पे उसमें 11,723.56 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट होता है और ये टिल द रिपेमेंट जो हमारा इंटरेस्ट होता है 2,769.37 रुपीज़ का। नाइदर डेटर नॉट गारंटी पेड द लोन। दोनों में से प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी दोनों में से कोई भी लोन का रिपेमेंट नहीं करता है टाइमली। Plaintiff filed a case in subordinate court. Court said that bank can only file suit against guarantee only after exhausting all the remedies against the debtor। प्लेंटिफ बैंक ऑफ बिहार एक केस फाइल करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, जिसमें कोर्ट का डिसीजन ये आता है कि बैंक को पहले अपनी सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट करनी होंगी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, उसके बाद ही वो श्योरिटी के ऊपर सूट फाइल कर सकता है लोन के रिपेमेंट के लिए। सो प्लेंटिफ ने फिर से अपील किया हाई कोर्ट में, बट पहले बार में हाई कोर्ट भी इस अपील को डिसमिस कर देता है। अगेन प्लेंटिफ फाइल्ड द अपील आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट। प्लेंटिफ एक सर्टिफिकेट लेके फिर से अपील फाइल करता हाई कोर्ट में और इस बार उसकी अपील एक्सेप्ट हो जाती। गारंटी बॉन्ड ऑफ फेवर ऑफ प्लेंटिफ डेटेड 15 जून 1968। श्योरिटी एग्रीड टू पे एंड सेटिस्फाई द लाइबिलिटीज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अप टू 12,000। इसमें क्या होता है, एक गारंटी बॉन्ड होता है जो डेटेड होता है जून 15, 1968 में। इसमें और फिर इन सब चीज़ों के बाद श्योरिटी एग्री हो जाता है लोन के रिपेमेंट के लिए अप टू द अमाउंट ऑफ 12,000। बॉन्ड प्रोवाइडेड बैंक इज इंटाइटल्ड टू इन्फोर्स अपॉन गारंटी और एनी अदर गारंटी ऑफ श्योरिटी और रेमेडी विच बैंक इज इंटाइटल्ड टू कवर द लोन। जो बॉन्ड इशू होता है उसमें यही लिखा होता है कि बैंक इज़ टोटली इंटाइटल्ड टू इन्फोर्स अपॉन गारंटी, कि मतलब बैंक को पूरी अथॉरिटी है कि वो श्योरिटी के बिहाफ पे अपनी क्लेम को फोर्स कर सकता है और
कोई भी रेमेडीज यूज कर सकता है अपनी लोन को कवर करने के लिए, गारंटर के श्योरिटी के बिहाफ पे भी। द डिमांड ऑफ द पेमेंट वॉज ओनली एट द कंडीशन टू इन्फोर्स द बॉन्ड। जो इस बॉन्ड को इन्फोर्स करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी इज द आस्क ऑफ द बैंक फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। बट इन दिस गिवन केस नाइदर प्रिंसिपल डेटर नॉर श्योरिटी डिस्चार्ज एडमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन इस केस में क्या होता है कि दोनों में से, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी दोनों में से कोई भी लोन के रीपेमेंट के लिए तैयार नहीं होता है। बट इन द गिवन केस Section 128 of Indian Contract Act 1872, the liability of surety is co-extensive in nature and immediate। जो हमारा सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है, द लाइबिलिटी ऑफ surety is co-extensive with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract। कि मतलब जो लाइबिलिटी होती है श्योरिटी की वो को एक्सटेंसिव होती है प्रिंसिपल डेटर के। इसका मतलब ये है कि क्रेडिटर को पूरी अथॉरिटी है कि जिस राइट के साथ वो प्रिंसिपल डेटर से अपना रीपेमेंट के लिए आस्क कर सकता है, उसी सेम राइट का यूज करके वो श्योरिटी से भी अपना रीपेमेंट आस्क कर सकता है, अनलेस अनटिल कि कोई और कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइडेड नहीं है। जनरल सेंस में ये बात की गई है। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू द क्रेडिटर दैट अगेंस्ट हुम ही इज़ गोइंग टू क्लेम लाइबिलिटी फर्स्ट। ये पूरी तरीके से क्रेडिटर पे डिपेंड करता है कि वो किसके बिहाफ पे लाइबिलिटी को पूरा कराने के लिए पहले किसको क्लेम कर, मतलब किससे पहले क्लेम करना चाहता है। ये पूरी अथॉरिटी बैंक के ऊपर होती है या क्रेडिटर के ऊपर होती है। Court said that when decree obtained against surety, it is enforced as any other decree of debt। कोर्ट का डिसीजन ये आता है कि when the decree obtained against surety, जब surety के अगेंस्ट में कोई डिक्री ऑब्टेन की जाती है तो इसको सेम वे में इन्फोर्स करना चाहिए जैसे कि कोई और लोन के रीपेमेंट की डिक्री को इन्फोर्स किया जाता है। Section 140 of Indian Contract Act 1872 says that at the default of the payment by the principal debtor, creditor is entitled to exercise all the remedies against the surety same as principal debtor। जो हमारा सेक्शन 140 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसमें साफ साफ ये मेंशन्ड है कि एट द डिफ़ॉल्ट ऑफ रीपेमेंट बाय द प्रिंसिपल डेटर, कि जब लोन के पेमेंट में प्रिंसिपल डेटर कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है, क्रेडिटर इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल द रेमेडीज अगेंस्ट द श्योरिटी एज पीडी। देन बैंक या क्रेडिटर को पूरी पावर होती है कि वो श्योरिटी के बिहाफ पे वैसे ही एक्शन ले सकता है जैसे कि प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे वो एक्शन ले सकता है सेम अथॉरिटी से। सो इस केस का ओवरऑल डिसीजन यही आया था कि ये पूरी अथॉरिटी बैंक की होती है कि वो किसके बिहाफ पे पहले क्लेम करना चाहता है। इसमें श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर का कोई रोल नहीं होता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये